फ्रेंड्स, हमने रिएक्शन मैकेनिज़्म का जो पहला पार्ट था जिसमें हमने ये देखा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और उनके टाइप्स पढ़े कि 3 टाइप के रिएक्शंस होती है। उसमें जो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसी का सेकंड, योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद तीसरा पार्ट होगा हमारा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया को इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है और इनका क्या क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए, आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उस प्रतिस्थापन अभिक्रिया थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी उसमें ये बताया था कि एक को दूसरा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को हटा देता है और उसकी जगह खुद आके ऐड हो जाता है। अब मैंने ये नहीं बोला था कि वीक फ्री रेडिकल की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉन स्नेह की बात हो रही है, नाभिक स्नेह, क्योंकि जिस टाइप की रिएक्शन होगी उसी टाइप से वो बनता जाएगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही हमेशा उत्पाद के रूप में बनता है। इतनी बात हमारी हो गई थी। उसमें डी चेंज नहीं होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन असंतृप्तता की कोटि वैसी की वैसी रहती है। तो हम अब बात कर लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए, योगात्मक अभिक्रियाओं में असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की मात्रा है वो घट जाती है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर योग होता है या रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये कोई रिंग है तो अगर इसमें अगर हम योगात्मक अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से ये रिंग ब्रेक हो जाएगी और कुछ इस तरह से ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी बन जाएगी। समझ आ रही है? मतलब कुल मिला के जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो इसमें कम हो जाएगी, जबकि आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया में डी चेंज नहीं थी। तो आप योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तो यही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कहाँ पर तो आपकी योगात्मक अभिक्रिया हो रही है और कहाँ पर आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अभी विलोपन अभिक्रिया हो रहेगी, हो सकता है कि विलोपन अभिक्रिया में कोई तीसरा रोल आ रहा हो तो उसकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट इसके बाद बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन विलोपन अभिक्रिया में योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट उल्टी चीज़ें होती है, ये याद रखना। योगात्मक अभिक्रिया समानुपाती 1 विलोपन अभिक्रिया ये बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होती है, वहाँ पर असंतृप्तता की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, असंतृप्तता की मात्रा घटती है, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड का ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी फ्री इधर आ जाएगी, एक वैलेंसी फ्री इधर आ जाएगी। तो एक पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे पे आपका क्लोरीन जुड़ गया और इसकी DU 1 है, एक डबल बॉन्ड है, और इसकी DU 0 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे निकिल और टेम्परेचर लिया, ये एक स्पेसिफिक है कि निकिल जब भी लेते हैं, निकिल धातु जब भी लेते हैं तो ये कोई सा भी कंपाउंड हो, कोई सी भी स्पीसीज हो, उसको सीधी ओपन चेन वाली एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। चाहे आप ग्लूकोज की निकिल से रिएक्शन करवा लो, सीधी ओपन चेन वाली 6 कार्बन की एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका निकिल का सबसे स्पेसिफिक काम यही है, या रेड फॉस्फोरस HI का काम भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड को दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड ही रहेगा और 2 बॉन्ड को हटा देगा, 2 वैलेंसी यहाँ से फ्री हो जाएगी, 2 वैलेंसी यहाँ से फ्री हो जाएगी, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये CH3 एथिन बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, योगात्मक अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती है। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की थी, वैसे योगात्मक अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, सामान्यतः मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है मध्यवर्ती के रूप में, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एल्कीन पर HX का योग। ये आपके एल्कीन है, इस पे HX का योग होगा तो एक में इस पे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। जिस पे नेगेटिव आया उस पे Cl आके अटैक करेगा, और सॉरी जिस पे नेगेटिव आया उस पर हाइड्रोजन आके अटैक करेगा, और जिस पे नेगेटिव आया है उस पर ये CH2 आके अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, H+ आके नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा, और जो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे आके अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सीन है, मार्कोनिकोफ नियम। तो मार्कोनिकोफ नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, जो अभिकर्मक है Cl- जैसे इसका ऋणात्मक भाग
द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इस पर किस पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या। इस पर तो दोनों पे सेम है, तो किसी एक पे जुड़ सकता है। जैसे आगे वाले में देखो आप यहाँ पर CH3 CH CH2, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या किस पे है, इस पर कम है। तो जो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कौन सा है, Cl माइनस, ये किस पे आके जुड़ेगा, आपके CH पे आके अटैक कर देगा, CH पे आके जुड़ जाएगा। और जैसे CH पे आके जुड़ेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, इसकी जैसे ही ये वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये वाला फॉर्मेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, 2-क्लोरोप्रोपेन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। और देखिए यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो देखो पहली जो स्टेप है उसमें है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है, पॉजिटिव पे होती है, और पॉजिटिव कौन है यहाँ पर H+ है। तो H+ इन दोनों में से किसी एक पे आके अटैक करेगा। किस पे आके H+ आके अटैक करेगा, H+ किस पे आके अटैक करेगा, H+ इन दोनों में से किसी एक पे आके अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है H+ जिस पे क्या आके अटैक करेगा वो नेगेटिव स्पीसीज होगी। तो आपको पता है CH3 है, यहाँ पर CH है और ये CH2 है। तो नेगेटिव स्पीसीज कौन सी होगी, नेगेटिव ये वाली होगी और पॉजिटिव ये वाली होगी। क्योंकि पॉजिटिव है वो 2 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है, नेगेटिव 1 डिग्री बन रहा है। तो नेगेटिव 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है, पॉजिटिव 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो H+ यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। जैसे H+ यहाँ पर आकर अटैक करेगा, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ऊपर वाले में देखो 1 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है जो अनस्टेबल होता है 2 डिग्री की तुलना में। ठीक है, 2 डिग्री तुलना में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, पहले में इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण कर दिया। अब दूसरी जो स्टेप होगी, इस दूसरी स्टेप में आपका नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। कौन करेगा नाभिक का आक्रमण, नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही कौन सा है, Cl- और Cl- किस पे आके अटैक कर देगा, CH+ में। नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक में पहले से पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और उससे स्नेह आगे कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी, तो ये इस पर आके अटैक करेगा, Cl इस तरह से आके जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, सेकंड स्टेप बहुत फास्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप सीधी सिंपल सी बात है। फर्स्ट स्टेप कैसा पद हो गया, स्लो पद हो गया, RDS भी बोल सकते हैं। चलो आगे चलो, देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है कितनी डिग्री है, एक ही कार्बन से इससे अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्या। अगर मैं इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को, अगर इस CH3 को, ये वाला बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर मैं CH3 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो ये कार्बोकेटाइन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कंप्लीटली लिख लेना। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इस कार्बोकेटाइन की कितनी डिग्री होगी, 3 डिग्री। तो मोर स्टेबल यही हो जाएगा, कौन सा, मोर स्टेबल ये वाला कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये H+ है, यहाँ पर आपका H+ है और यहाँ पर आपका Cl- है। तो H+ फर्स्ट स्टेप में H+ आके इस पर जैसे अटैक करेगा, तो इस पर आके अटैक करेगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस कार्बोकेटाइन में CH3 शिफ्टिंग हो जाएगी, CH3 शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे CH3 शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, आप लगा लेना। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो ये बन जाएगा। और ये वाला बनेगा, इस कार्बोकेटाइन पे आपका Cl- आके अटैक कर देगा और Cl यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है किस तरह से हुआ। लो आगे है एल्कीन पर जल का योग। तो देखिए अब एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं तो जल में क्या होगा, H+ होगा, OH- होगा। ठीक है, तो H+ कहाँ जाएगा, इसमें तो चाहे किधर ही करवा लो, इस वाली स्पीसीज में तो कहीं भी करवा लो। यहाँ पर आपका H+ आ गया और यहाँ पर OH- आ गया। लेकिन अगली वाली स्टेप में देखो, अगले वाला जो पद है इसमें देखो, यहाँ पर H+ यहाँ आके अटैक करेगा, क्योंकि आपको ये बोला गया था कि जो अभिकर्मक है उसका नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आके अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव पार्ट किस पे आएगा, CH2 पे आके जुड़ेगा। तो जैसे CH2 पे इस पे आके जुड़ेगा तो ये तो CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये CH3 आगे बन जाएगा और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब देखो ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, ठीक है,
इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर दूँ H माइनस के रूप में इधर से, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर अटैच होगा तो ये देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, इस कार्बन की, जिस कार्बन को मैंने बिल्कुल रख दिया है, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3 डिग्री हो जाएगी। तो बताओ मोर स्टेबल 3 डिग्री की 2 डिग्री, 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री वाला बन जाएगा और 3 डिग्री वाले इसी पे आके OH अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी पे आके OH अटैच हो जाएगा और ये वाला आपका OH यहाँ पर आके अटैच हो गया। समझ आ गई ये बात। यानी आपको कुल मिला के ये देखना है नेगेटिव जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको डबल बॉन्डेड कार्बन पे वहाँ ला के जोड़ दो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, फिर आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, ये देखो कि इसमें शिफ्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, पुनर्विन्यास यहाँ पर अपन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। पुनर्विन्यास केवल एक ही कंडीशन में करवाएंगे और वो कंडीशन यह है कि आपके पास पहले से जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना हुआ है उससे मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, उससे मोर स्टेबल होना चाहिए, तभी हम पुनर्विन्यास करवाएंगे, अदरवाइज पुनर्विन्यास नहीं करवाएंगे। अब शिफ्टिंग किस किस की हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है, मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है और फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है। तीनों में से कोई सी भी शिफ्टिंग करवा लो और वो 1-2 शिफ्टिंग की होगी, यानी एक से जस्ट आगे वाले के पास ही होगी। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इस पर कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है, जैसे सॉरी ऊपर वाले पे ये थोड़ा सा ये लो, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना था तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, ये CH3 शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर मान लो कोई फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो वो फिनाइल आकर शिफ्ट हो सकता था। ऐसा नहीं है कि इसके हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दे, जो ये मैंने गोला लगा रहा हूँ इस गोले वाले का जरूरी नहीं है कि इसका आके हाइड्रोजन शिफ्ट कर दे, यानी 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तो इन दोनों के कार्बनों के मध्य ही जो शिफ्टिंग होनी है वो इन दोनों के मध्य हो सकती है, इसके आगे वाले पे शिफ्टिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। अब देखो, और पुनः जो शिफ्टिंग होती है वो भी केवल एक ही बार होती है। कितनी बार होती है शिफ्टिंग, केवल एक ही बार, चाहे आप किसकी भी करवा लो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार आपने हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई, फिर आप मिथाइल शिफ्टिंग करवा लो, ठीक है, फिर आप फिनाइल शिफ्टिंग करवा लो, लेकिन एक चीज़ की शिफ्टिंग केवल एक ही बार होगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है पुनर्विन्यास शिफ्टिंग केवल एक कार्बन तक ही हो सकती है। देखो यहाँ पर जैसे ही आप इस CH2 पे आके H+ जोड़ोगे तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन की डिग्री भी कितनी है, 1 2 डिग्री है ये। अब जैसे ही मान लो मैं इसकी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ करवा दो तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी देखो डिग्री कितनी है, 1 और 2, इसकी भी 2 डिग्री है। पहले भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी और आपका जो है प्रोडक्ट वो ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर OH आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपका H ऐड हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आई इसमें शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई है। आगे देखो, एल्कीन पर हेलोजन का योग। अब आपको एक चीज़ पता है, अक्रिय CCl4 लिया, एल्कीन पे क्या लिया अपने, हेलोजन का जैसे ही मैं ऐड करवा रहा हूँ हेलोजन, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl इस पे, एक Cl इस पे, ये मैंने जोड़ दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं टेम्परेचर उच्च ले लूँ तो क्या ये फ्री रेडिकल वाली कंडीशन आ गई क्या, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखो CCl4 में तो क्या हो रहा है, आपके क्लोरीन को ऐड करेगा, ठीक है, Cl2 में क्लोरीन को ऐड करेगा, तो पहले क्लोरीन आपके डबल बॉन्डेड इस कार्बन पे आ जाएगा और फिर क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये आपकी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक नहीं योगात्मक। जबकि 500 डिग्री सेल्सियस जैसे मैं टेम्परेचर लूँगा तो टेम्परेचर लेते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सवानी उल्टी हो जाएगी और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। फिर फ्री रेडिकल में ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा। फ्री रेडिकल 3 टाइप के बन सकते हैं, पहला फ्री रेडिकल यहाँ पर फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाए, तीसरा फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाए। आपको पता है जो तीसरा वाला फ्री रेडिकल है ये वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, क्योंकि ये एलाइलिक फ्री रेडिकल बन रहा है। बाकी के दोनों कैसे हैं, विनाइलिक फ्री रेडिकल है, बाकी के दोनों कैसे हैं, विनाइलिक फ्री रेडिकल है। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, तो ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा और ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन यहाँ पर आके अटैच होगा फ्री रेडिकल के रूप में, तो ये वाला उत्पाद बन जाएगा। इसको मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। समझ में आई क्वेश्चन में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करना है आप लोगों को। अब बात करते हैं हम आगे, देखिए चीज़ों की। अब जैसे आपके पास आ गई ये ट्रिक है कुछ 2-4 कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो 11th 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो बात अच्छी है, नहीं देख रहे हैं तो भी बात अच्छी है, क्योंकि
ये जो सफिशिएंट जो ये मैटर है ये 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ना कि आपको थ्योरी प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो देखिए जो ये है ये आपके ऑप्शनल होंगे, आपके पास ऑप्शन होंगे सामने और आपके पास आंसर लिखे हुए होंगे ऑलरेडी ऑप्शन में, आपको बस एक चूज़ करना है। तो आपको कई ऑप्शन तो ना आपके एक दूसरे तरीके से भी कट हो जाएंगे, वही ट्रिक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपके पास किस तरह से आप ऑप्शन को चूज़ करें, किस तरह से आपके आंसर राइट हो सकते हैं। देखिए ये दो ट्रिक है, कार और टेम। क्या नाम है इनका? कार और टेम। अब देखिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही आप एडिशन रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपके पास सिस एल्कीन है, क्या एल्कीन है? सिस एल्कीन। अब आपको सिस ट्रांस का तो पता है ही, सिस ट्रांस के लिए मैं अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर नहीं देता हूँ तो आप जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक में आपको मिल जाएगा सिस ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस जो आप भी जानते हो सिस ट्रांस क्या होता है। वैसे अगर आपके पास सिस एल्कीन है, ठीक है, और सिस एल्कीन पे आपने ऐसा रिएजेंट ला के खड़ा किया, सिस एल्कीन पे आपने ऐसा रिएजेंट ला के ऐड किया कि वो एंटी एडिशन करवाए। क्या करवाए? एंटी एडिशन करवाए। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको प्रोडक्ट? आपका रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अब देखिए दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मान लो एल्कीन सिस नहीं ट्रांस है और आपने अगर एंटी एडिशन करवा दिया, अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन करवा दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मीज़ो कंपाउंड मिलेगा। कैसा का प्रोडक्ट मिलेगा? मीज़ो कंपाउंड मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एल्कीन पर HOCl या Cl2H2O का योग। किसका? HOCl Cl2H2O का योग। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? एंटी एडिशन होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एल्कीन पे Cl2 और H2O का यूज़ करोगे तो वहाँ पर एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन जब होता है तो आपको पता है अगर सिस एल्कीन हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और ट्रांस एल्कीन हो तो मीज़ो कंपाउंड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर Cl, यहाँ पर साइक्लोनियम आयन बनता है, इसीलिए एंटी एडिशन होता है। साइक्लोनियम आयन की अगर मैं बात करूँ, और साइक्लोनियम आयन जहाँ पर भी बनता है, साइकिल जहाँ पर भी बनता है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास भी नहीं होता है, शिफ्टिंग भी नहीं होती है। ठीक है, देखिए किस तरह से यहाँ पर साइक्लिक आयन ये डबल बॉन्ड, यहाँ से जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर Cl आके ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl चला जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन में पहले पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज लेके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा, और जैसे ही इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा OH आके यहाँ से अटैक कर देगा और OH ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये OH किधर अटैक करेगा? इस दिशा में अटैक करेगा, तो Cl इधर है, OH इधर है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो रीअरेंजमेंट नहीं होने की वजह से जैसे ही यहाँ पर आपकी ये हुआ, यहाँ पर देखिए Cl आपका यहाँ कर अटैच हो गया और OH आपका यहाँ पर आके अटैच हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेरोक्साइड प्रभाव की। यह नियम मार्कोनिकोव नियम के विपरीत है। यानी जो मार्कोनिकोव नियम क्या बोलता था? मार्कोनिकोव जो रूल था वो क्या बोलता था कि आपको अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या उल्टी बात करूँ तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अभिकर्मक का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट इसका जस्ट उल्टा है। ये नियम मार्कोनिकोव नियम का विपरीत है, इसी कारण से एंटी मार्कोनिकोव नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जुड़ने वाला समूह द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। पहले किस पे जुड़ रहा था? अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, लेकिन यहाँ पर किस पे जुड़ेगा? हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पर अधिक हो, अर्थात प्रतिस्थापी समूह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं योगात्मक नहीं बल्कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी। कैसी रिएक्शन होगी? मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, और ये इसकी कंडीशन है कि ये HBr और पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी। अब पेरोक्साइड एल्किल पेरोक्साइड भी हो सकता है ROOR, ठीक है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOOH भी हो सकती है। ठीक है, उपस्थिति में होती है, HCl व HI में नहीं। तो ये आपकी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है, ये आपके HBr और पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी। ऐसा नहीं है कि पेरोक्साइड होगा और फिर HCl हो या HI हो तो भी हो जाएगा, नहीं होगी। HCl और HI में नहीं होगी, क्योंकि HCl व HI में एक पद ऊष्माशोषी होता है। ठीक है, जबकि HBr में ऊष्माशोषी नहीं होता है। अब देखिए जैसे ही आपने HBr लिया,
HBr अगर आप विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लेते हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि H यहाँ पर अटैक करेगा और Br यहाँ पर अटैक करेगा, आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जैसे आप पेरोक्साइड लोगे तो यहाँ पर मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी, और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और फ्री रेडिकल ये वाला बनेगा। जैसे ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा और एक ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आके अटैक कर देगा और यहाँ पर आपका Br आके अटैक कर देगा, ठीक है। और ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इस वाले में देख लीजिए, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ इस वाले में देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास इसमें भी यही सीन है कि यहाँ पर देखिए, अगर आप सीधा करवाते हो तो यहाँ पर H यहाँ आकर अटैक कर देगा और Cl आपका यहाँ पर आकर अटैक करेगा और सीधा आपके पास ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनते हुए आपके पास ये वाला बन जाएगा 2-मेथिल-2-क्लोरो, आपका जो प्रोपेन है ये वाला 2-क्लोरो-2-मेथिल-प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पेरोक्साइड करोगे तो देखो HCl है, मैंने बताया था कि ये केवल HBr की प्रेजेंस में ही हो सकता है, HCl की प्रेजेंस में नहीं होगा तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या नहीं होगा? यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कैसी? नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ ली है अपन ने, मुक्त मूलक भी पढ़ ली, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया सामान्यतः किस में होती है? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा गया है एग्जाम में, जेट ICR में तो ये भी पूछा गया है, नीट में भी एक बार पूछा गया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है नेचुरली कौन सी रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ये था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये आपको राइट आंसर करना था। अब देखिए कैसे देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं कीटोन के बजाय। दोनों में अगर कंपेरिजन की बात करें तो कीटोन के बजाय एल्डिहाइड ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कीटोन पे दोनों तरफ मोर बड़े साइज के जो आपके समूह हैं वो लगे हुए होते हैं, ग्रुप लगे होते हैं, जबकि एल्डिहाइड पे एक तरफ तो हाइड्रोजन होता है, एक तरफ कोई समूह हो सकता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड हो तो दोनों तरफ ही हाइड्रोजन होते हैं, तो कोई ग्रुप ही नहीं होता है बड़ा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं एल्डिहाइड या कीटोन पे कार्बोनिल समूह इस तरह से दर्शाऊंगा कार्बोनिल समूह को, कार्बोनिल समूह पे जैसे ही मैं HCN का योग करूँगा, ठीक है, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले पे H+ का अटैक और CN- का केस पे हो जाएगा, इस पॉजिटिव पे अटैक हो जाएगा कार्बन वाले पे, और इस तरह से साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर ये जो CN- है, ये आपका CN- यहाँ पर आकर अटैक करता है। तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ तो मान लो कि आपके पास R समूह और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इतना रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ से सीधा ही आके अटैक कर देगा। लेकिन अगर मान लो कीटोन हो तो दोनों तरफ R समूह बड़े समूह हैं, तो वो दोनों आने नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा लेट होता है, या ये कह सकते हैं कि जो हमें मिलना होता है, जो लब्धि होती है वो कम मिलती है, जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है। अब आगे गिरण्यार अभिकर्मक का योग, इस पर अगर गिरण्यार अभिकर्मक की बात करूँ तो R- और MgX+, तो जो माइनस वाला है वो प्लस पे चला जाएगा, प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा। तो MgX तो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, R किस पे चला जाएगा? कार्बन पे चला जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे विलोपन अभिक्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं? विलोपन अभिक्रिया की। तो विलोपन अभिक्रिया देखिए यहाँ पर, विलोपन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है और इसमें असंतृप्ति की मात्रा बढ़ती है। योगात्मक अभिक्रिया में असंतृप्ति की मात्रा क्या हो रही थी? घट रही थी। तो इससे एक चीज़ तो आपको समझ में आती है कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो रिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि योगात्मक अभिक्रिया होती है उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है। और जो विलोपन अभिक्रिया होती है इसमें या तो डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है या रिंग बनती है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि अगर सिंपल चीज़ से अगर रिंग बन जाए तो समझ लेना वहाँ पर विलोपन रिएक्शन हो ही रही है, श्योर विलोपन रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है अल्फा बीटा, तो यहाँ पर देखिए एल्काइलिक KOH NaNH2 और ताप के साथ है, या फिर CH3CH2 का होल ट्वाइस N है, या फिर RO- Na है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl दोनों निकल जाएंगे और निकलते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर डिग्री Du जो थी वो 1 0 थी और यहाँ पर कितनी हो गई? 1 हो गई। इसे 1-2 विलोपन भी बोलते हैं, या फिर इसे अल्फा बीटा विलोपन भी बोलते हैं, ठीक है, या बीटा विलोपन भी कह देते हैं इसे वैसे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से क्या होगा,
इस वाली रिएक्शन में देखिए, जैसे ही आपने इसे सार से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये सार हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, H2 का फॉर्मेशन कर दिया, ये Cl है, यहाँ से एक Cl फिर से रिमूव हो जाएगा Cl माइनस के रूप में, और ये माइनस और ये जो कार्बन को पॉजिटिव देके जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव उदासीन हो जाएंगे और आपके पास कार्बीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके पास? कार्बीन, कार्बन टाइप ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोकार्बीन बन गया आपके पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मार्कोनिकोव रूल लग रहा था आपके, वैसा ही सेटजेव नियम लगता है। मार्कोनिकोव रूल और सेटजेव नियम को सेम मान सकते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल या पेरोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव को। एंटी मार्कोनिकोव और हाफमान रूल को सेम मान सकते हैं, बस बोलने का थोड़ा सा फर्क है, सेम वही चीज़ है, देखना भी। सेटजेव रूल को मार्कोनिकोव रूल से रिलेट करते हुए बोलते हैं, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस बीटा कार्बन से निकलता है, उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। वहाँ पर क्या था? नेगेटिव चार्ज उस पर आकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। वहाँ जुड़ने का सीन था क्योंकि एडिशन हो रहा था, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर हटने का सीन होगा। बस बात इतनी सी है, लेकिन होगा उसी कार्बन से सब कुछ। अर्थात उत्पादन में वह एल्कीन ज़्यादा बनती है जिस पर प्रतिस्थापित समूह की संख्या अधिक हो, क्योंकि वही ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि वही ज़्यादा क्या होती है? आपकी स्थायी होती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो Cl निकलना फिक्स है, एल्कोहलिक की वजह से आपका एक तो Cl निकलना फिक्स है, लेकिन दूसरा दोनों बीटा कार्बन, जो क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो आपका एल्फा कार्बन हो गया। अब दोनों जो साइड वाले हैं वो बीटा, इसके आगे वाला कैसा कौन सा है? गामा। ठीक है, ये कौन सा है? गामा, और ये कौन सा है? बीटा, ये भी कौन सा है? बीटा। अब कहाँ से निकले? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ से निकलेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या इस पर 2 है, इस पर 3 है, तो 2 वाले से निकल जाएगा। तो 2 वाले से निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इन दोनों के मध्य बन जाएगा। अगर यहाँ से निकला होता डबल बॉन्ड यहाँ बनता, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है? इस जगह बन रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, और मेजर जो आपका प्रोडक्ट है वो ऊपर वाला ही बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ वाला ही, बीच वाला ही बनेगा। ये बनता तो है लेकिन माइनर बनता है, जिसे आप नेगलेटिव मान सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपसे हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विलोपन अभिक्रिया 2 टाइप की होती है, E1 और E2 अभिक्रिया। तो इनकी बात कर लेते हैं, E1 E2 की बात कर लेते हैं। तो E2 है, इसकी आणविकता का मान 2 होता है, E1 की आणविकता का मान 1 होता है। जो आपकी E2 है ये हमेशा एक पद में पूर्ण होती है, वहाँ पर भी SN2 एक ही पद में पूर्ण हो रही थी। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में E1 है ये 2 पदों में पूर्ण होती है। इसमें 2 हटने वाले समूह अलग अलग स्टेप में हटते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें E2 में आपकी संक्रमण अवस्था बनती है, E2 में आपकी संक्रमण अवस्था बनती है। ये एक प्रदीपीय अभिक्रिया है जिसमें दोनों हटने वाले समूह एक साथ हटते हैं। इस पर पुनर्विन्यास नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टेप होती है तो पुनर्विन्यास का तो कोई काम ही नहीं है। जबकि E1 में कार्बोकेटाइन बनता है और पुनर्विन्यास भी हो सकता है। ठीक है, E2 जो आपकी है ये एक त्रिविम विशिष्ट होती है और इसमें एंटी विलोपन होता है। ये आपकी E2 अभिक्रिया देख लीजिए अब एक बार। E2 अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हटेगा और यहाँ से हटेगा, एंटी हटेगा, और जैसे ही एंटी आके हटेगा आपका ये वाली संक्रमण अवस्था बन जाएगी, क्योंकि हटने का सीन और जुड़ने का सीन सेम सा एक साथ धीरे धीरे होता है। ठीक है, और जैसे ही ये सीन देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ब्रेक होना शुरू हो रहा है और इस OR के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ना शुरू हो रहा है, तो ROH बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर निकल गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आके आपके क्रिएट हो गया। ठीक है, एल्कोहलिक KOH की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये बीटा कार्बन यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ कर आकर जुड़ जाएगा, ये मेजर हो जाएगा, ये आपका मेजर हो जाएगा, नीचे वाला आपका माइनर हो जाएगा। विहेलोजनीकरण की बात कर लो, ये एंटी एडिशन, याद रखना जब जेड डस्ट होती है, जिंक की धूल होती है, आप जब एंटी एडिशन, तो यहाँ पर कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। और एंटी एडिशन का मतलब क्या है? यहाँ से Cl आपका निकला और आपके पास ये डबल बॉन्ड बन गया, ये A2 है। अभी देखना लास्ट में एंटी एडिशन और जो सिन एडिशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लास्ट में भी फिर से समझाऊंगा एक बार। E1 विलोपन है, तो E1 विलोपन में क्या है? एल्कोहल का निर्जलीकरण। जैसे एल्कोहल का निर्जलीकरण का मतलब है एल्कोहल से जल निकाल, तो जल निकालो तो आप क्या करोगे? OH निकालोगे। अब इससे OH निकलेगा तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड बीच में आके ऐड हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए E1 में 2 पदों में होती है, तो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा? कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा तो वो कैसे होगा? कार्बोकेटाइन का निर्माण आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा तो ये H+ यहाँ पर आके अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर पे जिससे अटैक करेगा ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, अब
और इसमें स्लो RDS जो पद होता है, यहाँ से ये H2O यहाँ से रिमूव होगा, H2O यहाँ से रिमूव होगा और ये CH3 CH2 कार्बोकेटाइन का निर्माण कर देगा। सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है आपकी डिप्रोटोनेशन। कौन सी होती है? डिप्रोटोनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? डिप्रोटोनेशन का मतलब है यहाँ से ये माइनस है और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और ये H2SO4 बना देगा, और यहाँ पर जो ये माइनस आया H+ के रूप में निकला है और यहाँ पर जो माइनस है, माइनस और प्लस दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ये आपके एल्कीन बना देंगे। A1 के प्रति अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3OH, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है। क्रियाशीलता का क्रम आपका वही हो जाएगा, E1 अभिक्रिया जो SN1 में होता है। आगे देखिए यहाँ पर वही सीन होगा। मेन क्या होगा? एक तो यहाँ से OH निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका मेन हो जाएगा, ये आपका माइनर हो जाएगा, जिसको सह उत्पाद भी बोल सकते हैं। अब है हाफमान एलिमिनेशन। इसमें सेजेब के विपरीत होता है। बस योगात्मक अभिक्रिया में जब आप एंटी मार्कोनिकोव पढ़ रहे थे या प्रोक्साइड इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आप ये पढ़ रहे थे प्रोक्साइड प्रभाव में कि यहाँ पर HBr और प्रोक्साइड दोनों आने चाहिए। लेकिन हाफमान में भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि उसमें HBr ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से रूल हैं वो देख लीजिए आप एक बार। वो रूल है, इसमें सेजेब के विपरीत उत्पाद बनता है, क्योंकि सेजेब में आपके पास क्या बन रहा था? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा था जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, इसमें हटने वाला समूह प्रबल सार होना चाहिए, थर्ड पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रबल सार होना चाहिए, यानी वीक एसिड होना चाहिए। जैसे HF है तो F- हो, तो F- क्या हो गया? आपका प्रबल सार हो गया, क्योंकि वीक अम्ल होता है तो उसका प्रबल सार हो गया। या हटने वाला समूह बड़ा होना चाहिए, हटने वाला समूह जो है वो बड़ा होना चाहिए। या जब सार का आकार बड़ा हो, जब आपके पास जो सार है, जो बेस है, उसका आकार बड़ा होना चाहिए। गामा कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए। गामा कार्बन क्या होना चाहिए? 4 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर एल्कोहलिक AH की, जैसे HF क्या है? दुर्बल अम्ल है, तो F- क्या होगा? प्रबल सार होगा। तो अगर प्रबल सार होता है आपके पास क्या होता है? हाफमान प्रोडक्ट बनेगा, और हाफमान प्रोडक्ट बनेगा तो देखो, अगर आपके पास सेजेब बनता तो F- के अलावा ये कार्बन से निकलता हाइड्रोजन, लेकिन अब हाफमान बनेगा तो इससे निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ कर अटैच हो जाएगा। ये देखो आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। अगर सार का आकार बड़ा हो, जैसे देखो ये आकार बड़ा है, यहाँ पर सार का आकार बड़ा है, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी कौन सा बनेगा? आपका हाफमान प्रोडक्ट बनेगा। पहले कौन सा बनना चाहिए था और अब कौन सा बनना चाहिए था? देखो राइट आंसर आपको समझ में आ गया कौन सा बन रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आकर आपका अटैच हो जाएगा। समझ में आ गई के बाद? इसके बाद देखिए सार का आकार बड़ा है या समूह का आकार बड़ा है? सार का आकार बड़ा है। जब सार का आकार बड़ा हो तो भी यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। या बीटा कार्बन जो गामा कार्बन है वो 4 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ क्लोरीन है, इसको एल्फा मानेंगे। ये बीटा और गामा कार्बन है, तो गामा कार्बन की देखो डिग्री कितनी है? 1 2 3 और 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री है तो यहाँ पर Cl यहाँ से निकलेगा। बीटा कार्बन से सेजेब रूल होता तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता, लेकिन अब किससे निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड आएगा ये वाला उत्पाद बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मेजर की बात हो रही है। माइनर तो इसके जो जस्ट उल्टे वाले हैं वो उत्पाद भी थोड़े बहुत बनेंगे, लेकिन बहुत कम बनते हैं। आगे बात करते हैं पेरोक्सी एसिड। पेरोक्सी एसिड जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके बीच में एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, पेरोक्सी एसिड हो जाएगा। या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में H2O ऐड कर दो। ये हमेशा एंटी एडिशन करता है, जबकि बेयर अभिकर्मक जो होता है 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट क्षारीय केमनोफोर्सिन एडिशन करवाता है। याद रखना, बेयर अभिकर्मक किसको बोलते हैं? 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट बेसिक केमनोफोर। बेयर अभिकर्मक सिन एडिशन करवाता है, पेरोक्सी एसिड आपका एंटी एडिशन करवाता है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आपके पास सिस एल्कीन बने, ठीक है, और सिन एडिशन हो, सिस एल्कीन बने और सिन एडिशन हो तो वो मीज़ो कंपाउंड कहलाता है। कैसा कहलाता है? मीज़ो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और आपके पास ट्रांस है तो सिन एडिशन हो, ट्रांस है सिन एडिशन हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब एंटी का आप जस्ट उल्टा कर सकते हो, अगर एंटी होगा तो उसमें क्या सीन होगा, समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।